तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे सही होंगे। आप लोग का स्वागत है आरकेएस विद्यापीठ में। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास देखेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास में हम लोग इस चैप्टर के मेन हेडिंग को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जब दोनों साथ रहेंगे तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फील आएगा, ठीक है, जिससे हम लोग इस चैप्टर को ईजिली रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो से हटिएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग आने वाला है एसिड। तो एसिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग? एसिड, ठीक है। हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया एसिड। एसिड को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो जब हम लोग इसको चाट के टेस्ट करते हैं ऐसे, तो हमारा इसका टेस्ट कैसा आता है? तो इसका टेस्ट आता है खट्टा, ठीक है। अगर जो भी हम सब्सटेंस ऐसे चाट के टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका टेस्ट खट्टा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। अगर उसका टेस्ट खट्टा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। अगर किसी चीज को ऐसे टच करके चाट के टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका टेस्ट कड़वा आ रहा है, फिर वो क्या है? तो वो अगर ऐसा टेस्ट आ रहा है जिसका टेस्ट कड़वा है, बीटर है, तो वो हमारा होता है बेस। जिसका टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है, वो हमारा होता है बेस। और जिसका टेस्ट खट्टा होता है वो हमारा एसिड होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि सावर इन टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? सावर होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसको पहचानने का हम लोग देख लेते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करता है कि जो हमारा ब्लू लिटमस होता है उसका कलर बदल के क्या कर देता है? रेड कर देता है। अगर हम लोग किसी भी एसिड में जैसे एज एग्जांपल मैं एक एसिड ले लेता हूं, जैसे HCl, ये HCl है। अगर HCl में हम लोग ब्लू लिटमस को डुबाएंगे तो इसका कलर बदल के कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर HCl जो हमारा एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग ब्लू लिटमस को डुबाएंगे और डुबा के जैसे ही निकालेंगे और देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका कलर बदल के क्या हो गया? रेड हो गया। तो जैसे ही उसका कलर बदल के रेड हो जाएगा, हम कह देंगे कि यहाँ पे ब्लू लिटमस का कलर रेड हो गया। इसका मतलब ये कि ये हमने आइडेंटिफिकेशन किस में पढ़ा था? एसिड में पढ़ा था। यानी कि ये क्या है? एक एसिड है। यानी कि जो सॉल्यूशन हमने लिया वो हमारा क्या था? एक एसिड था। एसिड में हमने जैसे ही ब्लू लिटमस डुबाया उसका कलर बदल के कैसा हो गया? रेड हो गया। HCl हो सकता है, H2SO4 में भी डुबाएंगे तो इसका कलर कैसा बदल के हो जाएगा? ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग ले लें HNO3, ये भी क्या हमारा? ये नाइट्रिक एसिड है और इसमें भी हम लोग अगर ब्लू लिटमस को डुबाएंगे तो इसका कलर बदल के कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। और भी एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए एसिड्स के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन हमने देखा। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या बेस है, तो इसके लिए हमने कुछ जानना। और भी इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो हम लोग नीचे देखें, जो डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा वो है बेस। वो क्या होगा हमारा? बेस, ठीक है। बेस क्या होता है? तो अभी मैंने एक चीज बताया आपको, जैसे ही मैंने एसिड को एक्सप्लेन किया उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो हमारा बेस होता है इसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर इन टेस्ट होता है ये। यानी कि अगर इसको हम चाट के टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट कैसा आएगा? कड़वा आएगा। कैसा आएगा? कड़वा आएगा। इसका टेस्ट कैसा आएगा? कड़वा, ठीक है। और यहीं पे अगर इसका टेस्ट हम लोग चेक करेंगे तो इसका टेस्ट कैसा आएगा? सावर, यानी कि खट्टा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि यहां पे हमने देखा ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज करके रेड कर दे रहा था। बट यहां पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वहां पे हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि चेंज कर दे रहा है रेड लिटमस को चेंज कर दे रहा है ये ब्लू लिटमस में। जो हमारा एसिड है, सॉरी बेस है, बेस में अगर हम लोग रेड लिटमस को डुबाते हैं तो उसका कलर बदल के कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम एसिड्स की नेम लिख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमने NaOH लिया, NaOH के सॉल्यूशन में अगर हम लोग रेड लिटमस को डुबाएंगे और डुबा के जैसे निकाल के देखेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे ही रेड लिटमस को हम लोग किसी भी बेस सॉल्यूशन में डुबाएंगे और डुबा के जैसे ही हम लोग निकालेंगे देखेंगे इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। इसका कलर कैसा हो गया है, रेड हो गया है। अगर कोई हम एसिड ले रहे हैं और एसिड में हम ब्लू लिटमस को डुबा के निकालेंगे तो उसका कलर बदल के कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर रेड हो जा रहा है तो वो डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि अगर ब्लू लिटमस हमने डुबाया उसका कलर रेड हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट इंडिकेट हो रहा है कि वो क्या हमारा एसिड है। अगर ब्लू रेड लिटमस को हम लोग डुबा रहे हैं बेस में, बेस सॉल्यूशन में, तो यहां पे जैसे डुबा के हम निकालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वो डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया कि ये क्या हमारा एक बेस है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स यहां पे नोट कर लेते हैं। NaOH सॉल्यूशन हो गया हमारा, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये सब क्या हमारा बेस है। ठीक है, एटसेट्रा और भी एग्जांपल्स में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके इंडिकेटर्स। ठीक है, यहां पे तो हमारा एसिड और बेस क्लियर हो गया, अब इसके इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स में हम देखेंगे कि जो हमारा ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई के लिए लिख लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं एक साइड में, जैसे कॉलम के रूप में लिख लेते हैं कि हम लोग 4-5 ऐसे इंडिकेटर्स लेंगे और इंडिकेटर्स का एसिड के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं, ऐसे कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मली। यहां पे हमारा इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा हमारा एसिड और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए। हम लोग एसिड को राइट कर लेते हैं। पहला तो हम लोग ले लेते हैं यही इंडिकेटर्स के रूप में राइट कर लेते हैं। इंडिकेटर हमारा क्या था, यहाँ पे ब्लू लिटमस एक ले लेते हैं। सबसे पहला ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को हमने लिया और ब्लू लिटमस का जब रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराया तो ब्लू लिटमस जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो उसका कलर कैसा हो जा रहा था, उसका कलर बदल के हो जा रहा था रेड, उसका कलर बदल के रेड हो जा रहा था। और जैसे ही ब्लू लिटमस का रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करा रहे थे, ब्लू लिटमस का रिएक्शन जैसे ही बेस के साथ हो रहा था तो इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे ही हमारा ब्लू लिटमस, अगर ब्लू लिटमस को हम लोग यहाँ पे बेस में डुबा के निकालेंगे तो देखेंगे वो ब्लू लिटमस का ब्लू ही रह जाएगा कलर, वो कलर बदलेगा नहीं। तो अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू लिटमस को अगर बेस में डुबा रहे हैं उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या है, बेस है। अगर कलर चेंज होकर रेड हो जा रहा है यानी कि जो हम सॉल्यूशन लिए हैं वो क्या हमारा एसिड है। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा ले लेते हैं यहाँ पे रेड लिटमस, रेड लिटमस। ठीक है, रेड लिटमस को जैसे ही हम लोग एसिड में डुबाते हैं, जैसे ही रेड लिटमस को एसिड में डुबा के हम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जैसे ही रेड लिटमस रिएक्ट करता है एसिड के साथ इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और जैसे ही रेड लिटमस का रिएक्शन हम लोग बेस के साथ कराते हैं तो इसका कलर बदल के कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, इसका कलर बदल के ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से देख लेते हैं और भी इंडिकेटर्स हैं। जैसे में हमने लिख लिया यहाँ पे टर्मरिक, ये टर्मरिक जो है इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो जब टर्मरिक, ये एक हल्दी है ये, ठीक है, जो टर्मरिक है ये हल्दी है और हल्दी का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है ना तो ये कहता है कि कोई कलर चेंज नहीं होगा यहाँ। यानी कि अगर एसिड के साथ टर्मरिक का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे इसके कलर में चेंजेस नहीं आते हैं, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और यही टर्मेरिक का रिएक्शन हम लोग अगर बेस के साथ कराते हैं तो इसका कलर बदल जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है और कलर बदल के हो जाता है रेड। कलर बदल के कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है ये। ठीक है, ये रेड कलर का हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर में हम लोग राइट कर लेते हैं फिनोल्फैथलीन है हमारा, क्या है, फिनोल्फैथलीन।
फिनोल्फैथलीन ले लेते हैं। फिनोल्फैथलीन का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, जब ये फिनोल्फैथलीन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी यहाँ पे कलर में चेंजेस नहीं आते हैं, ये जैसे का तैसा हमें मिल जाता है। जब ये फिनोल्फैथलीन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये जैसे का तैसा मिल जाता है, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट यही जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्ट करता है इसका कलर बदल जाता है और कलर बदल के इसका हो जाता है पिंक। इसका कलर बदल के कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है ये। और फिर देखिए यहाँ पे फिर फिनोल्फैथलीन जो है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और अगर बेस के साथ तुरंत फिनोल्फैथलीन का रिएक्शन अगर बेस के साथ हम कराते हैं तो उसका कलर बदल के कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडिकेटर क्या हमारा हो सकता है, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, ये मैनमेड होता है और थोड़ा ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सब यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही यूज होता है, सब यूज होता है, लेकिन थोड़े से इसको हम लोग खास मानते हैं और थोड़ा ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन कराया जाता है एसिड के साथ तो इसका कलर बदल जाता है, और कलर बदल के ये भी क्या कर देता है, रेड कलर बना देता है। ठीक है, जैसे मेथिल ऑरेंज इसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद से क्या कर देता है, अपने कलर को बदल देता है, और कलर बदलने के बाद से क्या कर देता है, रेड कलर बनाता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, जैसे मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन अगर बेस के साथ करा रहे हैं तो बेस के साथ ये रिएक्ट करके अपना कलर बदल के येलो कर लेता है। कैसा कर लेता है, येलो। तो अगर मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन एसिड के साथ या बेस के साथ कराया जा रहा है, अगर मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कलर कैसा होगा, रेड। अगर मेथिल ऑरेंज बेस के साथ रिएक्ट किया होगा तो उसका कलर कैसा होगा, येलो। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। यहां तक देखिए ये हमारा एसिड रहा, और एसिड में दो आइडेंटिफिकेशन हमने देखा। जो एसिड होता है उस टेस्ट में कैसा होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस का कलर बदल के रेड कर देता है बेस, और इसके एग्जांपल रहे HCl, H2SO4 एंड HNO3 एटसेट्रा। ठीक है, बेस में क्या था, बेस में जो हमने देखा कि जो ये टेस्ट है बेस का टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, और फिर उसके बाद से ये क्या करता है, रेड लिटमस का कलर बदल के ब्लू कर देता है। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जैसे NaOH और यहाँ पे KOH और COH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही यहाँ पे हमने इसके इंडिकेटर्स भी देखे, एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स में हमने लिया फर्स्ट इंडिकेटर ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस का जैसे ही रिएक्शन एसिड के साथ हुआ वो उसका कलर बदल के कैसा कर दिया, रेड कर दिया, एसिड बदल के इसका कलर। ठीक है, और जैसे ही ब्लू लिटमस का रिएक्शन बेस के साथ हुआ तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आए। रेड लिटमस का रिएक्शन जैसे ही एसिड के साथ हमने कराया उसका कलर बदल के हो गया, मतलब कि इसका कलर चेंज ही नहीं हुआ, और रेड लिटमस का रेड लिटमस ही हमें मिल गया। जैसे ही रेड लिटमस का रिएक्शन हम बेस के साथ करा रहे, एसिड के साथ तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा इसका कलर बदल के हो जाएगा ब्लू। और यहां पे जैसे टर्मरिक जो हल्दी, हमारा हल्दी का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हैं तो उसके भी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो का येलो कलर ही मिल जाएगा। और लेकिन जैसे ही हम उसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे उस हल्दी का कलर बदल जाएगा और कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। और यहां पे दे रहा है कि फिनोल्फैथलीन, फिनोल्फैथलीन का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और जैसे ही फिनोल्फैथलीन बेस के साथ रिएक्ट करेगा उसका कलर बदल के हो जाएगा पिंक। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं मेथिल ऑरेंज, एंड लास्ट हमारा ये इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है तो इसका कलर बदल के हो जाएगा रेड, और जैसे ही ये मेथिल ऑरेंज बेस के साथ रिएक्ट करता है इसका कलर बदल के हो जाता है येलो। तो यहां तक क्लियरली समझ में आ चुके हैं, हर एक चीजें प्रॉपर वे में आ गई आपको। अब हम लोग देख लेते हैं डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज इनके। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं क्या, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड में ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, दोनों हेडिंग डाल लेते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों एक साथ समझ लेंगे। ट्रेटेड एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखिए यहां पे हम लोग वाटर और प्लस में एसिड राइट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहां पे ये जो हमारा वाटर है अगर डाइल्यूट में होगा, अगर वो डाइल्यूट होगा तो क्यों डाइल्यूट होगा, अगर वाटर का लेवल लार्ज हो,
वाटर का लेवल लार्ज अमाउंट में हो और एसिड का अमाउंट स्मॉल अमाउंट में हो, यानी कि इस एसिड का लेवल स्मॉल अमाउंट में हो और वाटर का अमाउंट लार्ज अमाउंट में हो। तो अगर वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा, वाटर ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा, तो इसके बाद से जो हमारा मिक्सचर होगा ना, वो मिक्सचर ही हमारा कहलाता है डाइल्यूट। वो मिक्सचर जो हमारा बनेगा वो डाइल्यूट एसिड होगा। वो हमारा क्या होगा? डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि जो हमारा एसिड होता है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट में होता है और जो हमारा वाटर होता है वो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है। अब यही थोड़ा सा हम देखते हैं, इसी को थोड़ा हम लोग अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का यही है कि हम लोग यहाँ लार्ज की जगह पे हम ले लेते हैं स्मॉल और यहाँ स्मॉल की जगह पे लार्ज। अगर यहाँ पे वाटर का लेवल स्मॉलेस्ट हो, यानी कि कम हो, वाटर हमारा कम हो और एसिड हमारा लार्ज अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, और ये हमारा स्मॉल यानी कि कम अमाउंट में हो, ठीक है। तो अगर ये कम अमाउंट में होगा और ये ज्यादा अमाउंट में होगा, तब ये जब रिएक्ट करेंगे और जो हमारा मिक्सचर मिलेगा वो हमारा होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा वो हमारा, ठीक है। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो फिर से देखिए, अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि हमारा एसिड कम होता है और वाटर ज्यादा होता है, तब वो डाइल्यूट एसिड हमारा होता है। बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड में हमारा वाटर कम होगा और एसिड ज्यादा होगा, तब वो हमारा जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। अब देखिए, इनके जो मिक्सचर होते हैं, यानी कि इनकी जब रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन टाइम में हमेशा बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहां पे जैसे कि एक्टिविटी करते टाइम, एक्टिविटीज जो हम करेंगे रिएक्शन के टाइम, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, उस एक्टिविटीज को करते समय हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग यहाँ पे, ये हमारा बीकर है और बीकर में जब भी हम लोग, ये मान लीजिए हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर वाटर में हम लोग एसिड को मिक्स कर रहे हैं, एसिड को, ठीक है, तो इसमें हम लोग स्मॉलेस्ट अमाउंट में मिक्स करेंगे, यानी कि कुछ ड्रॉपलेट्स टाइप में मिक्स करेंगे, यानी कि ऐसे कुछ थोड़ा सा डालेंगे और उसको पहले मिक्स कर देंगे, सेक कर देंगे, पूरा प्रॉपर घुल जाए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा एसिड डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। अब कब तक करेंगे? जब तक हमारा प्रॉपर एसिड और जो भी हमारा रिएक्शन कराना है, जो भी हमने अमाउंट लिया उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारा मिक्सचर न हो जाए। जैसे मान लो कि हमने एक अमाउंट ले लिया एसिड का और एक उतना ही अमाउंट को एसिड को हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। अब प्रॉपर वे में हम क्या करेंगे, वाटर के लेवल को देखते हुए हम एसिड को इसमें मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा सा एसिड मिक्स करेंगे और वाटर का ज्यादा लेवल होगा, तो वाटर का लेवल ज्यादा होगा और एसिड थोड़ा होगा, यानी कि वो मिश्रण हमारा डाइल्यूट मिक्सचर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा वाटर थोड़ा सा लिए हैं और उसमें ज्यादा एसिड मिलाना है, उसमें ज्यादा एसिड मिलाना है, तो जब ज्यादा एसिड उसमें मिलाना है, इसका मतलब ये कि अगर हमारा वाटर का लेवल स्मॉल लेटर में है, मतलब स्मॉल है तो कम है, थोड़ा सा है, और हमारा एसिड ज्यादा लार्ज अमाउंट में है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यहां पे वाटर का लेवल कम हो और एसिड का लेवल ज्यादा हो। तो यहां तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो क्या है? तो वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहां तक क्लियर हो गया, इसको इरेज किया जाए, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमारा हेडिंग क्या होने वाला है नेक्स्ट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे एसिड या बेस हैं, ये मेटल के साथ या कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ये जो भी हैं एटसेट्रा, इनके साथ रिएक्ट करके ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यही सारी चीजें देखेंगे कि इनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है और कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद से कैसे ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फार्मूला वाइज समझते चलेंगे। हमारा यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला जो बनेगा
वो फर्स्ट है। जैसे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है पहले क्लास में, बट अभी रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में फार्मूला देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, फार्मूला रिएक्शन, ठीक है। बस यही दो चीज़ों हमको ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग फार्मूला में लिखेंगे जो हमारा एसिड है पहली बार हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जो एसिड है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट भी कर रहा है तो क्या बना रहा है, तो ये अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा बनाएगा साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2HCl और 2HCl का रिएक्शन करा दिया हमने जिंक मेटल के साथ। जिंक मेटल के साथ जैसे ये HCl रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाना चाहिए, इसको साल्ट बनाना चाहिए और हाइड्रोजन गैस रिलीज करना चाहिए। तो ये बनाएगा हमारा ZnCl2 और प्लस में H2। अब ये H2 जो है, जैसे यहाँ पे हमारा एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट किया और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद से हमारा क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन गया ZnCl2, ये हमारा सॉल्ट है। और यहाँ पे जो हमारा है ये H है और ये H हाइड्रोजन H2 जो है ये जब रिलीज होता है तो यहाँ पे एक साउंड भी इसके साथ रिलीज होता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे तो ये गैस में रिलीज होता है बट इसके साउंड होते हैं। जैसे ये साउंड निकलता है तो ये साउंड कैसा निकलता है, तो पॉप साउंड निकलता है, पॉप साउंड, ठीक है। ये पॉप साउंड में निकलता है, जैसे ऐसे करके इसका साउंड होता है कुछ, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉप साउंड, ठीक। अभी देखिए आप इस रिएक्शन को आप देखना चाहोगे ना तो आपके एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 19 पे, पेज 19 पेज पे देखोगे एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 2.3 में इसका पूरा एक्टिविटी बना के, मतलब ऐसे कह लें कि इसका ग्राफ बना के इसके प्रॉपर एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या चीजें हैं। तो आप उस ग्राफ पे पेज नंबर 19 पे जाके इस एक्टिविटी 2.3 को जरूर देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला रिएक्शन। इसके साथ हम लोग और भी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ही एसिड नहीं, हम लोग मेटल तो एक ही हो सकता है, चल सकता है, लेकिन एसिड कई सारे ले सकते हैं। जैसे इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर एक ही एसिड के साथ बार बार बता रहे हैं, नहीं, हम लोग हर एक एसिड के साथ ट्रायल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 के साथ जब हमने जिंक का रिएक्शन कराया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि H2SO4 के साथ हम लोग Zn का जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा ZnSO4 और प्लस में H2 गैस। ये भी गैस, इसमें जो भी हाइड्रोजन गैस हमारे निकलेंगे वो साउंड कैसा होगा, उनका पॉप साउंड होगा। तो यहाँ पे एक क्या बनाएगा हमारा H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जिंक का तो ये बना हमारा जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन रहा है और फिर बन रहा है हमारा हाइड्रोजन गैस। और भी एग्जांपल आपके दिमाग में हो तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमने एक्सेट्रा में जो 3 एग्जाम्पल दिए थे उन तीनों को ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा ये क्या बचा, 2HNO3 बचा है। इस 2HNO3 का रिएक्शन जब फिर हम जिंक के साथ करा रहे हैं तो इसका रिएक्शन बदल जा रहा है और क्या बना रहा है ये Zn और NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा बन रहा है हाइड्रोजन गैस, और क्या बन रहा है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे रहे कुछ रिएक्शंस जो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद से सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहा है। अब यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा आएगा, इस फार्मूला में हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराए, अब इस फार्मूला में हम लोग बेस के साथ कराएंगे, ठीक है। अब ये हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस प्लस मेटल, और बना रहा है क्या, इसमें भी हमारा सेम बनता है सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चलिए रिएक्ट करा लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं NaOH, ये रिएक्ट करेगा हमारा जिंक के साथ। जब ये जिंक के साथ 2NaOH ले लेते हैं, इससे बैलेंस हमारा हो जाइए, ठीक है। जैसे 2NaOH का रिएक्शन हमने जिंक के साथ कराया तो हमारा बन रहा है Na2ZnO2, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट है और यहाँ पे हमारा बन रहा है H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पे Na2ZnO2 बन रहा है। अब देखिए ये हमारा सॉल्ट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। तो यहाँ पे जब हमारा बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बाद से हमारा बनता है सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसमें भी एक मैं नोट आपको दे रहा हूं, आप उसको ध्यान में रखिएगा।
जो हमारे मेटल्स, जो हमारे बेस होते हैं, वो सभी मेटल्स के साथ उनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल with all the metals. With all the metals, such reactions are not possible with all the metals. ये सभी metals के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसके बाद से ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस है, बेस में हमने रिएक्शन कराया एसिड एंड बेस में, कि एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करा रहे थे तो हमारा बन रहा था सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, जिसका साउंड कैसा था, तो पॉप साउंड था, अभी मैंने बताया भी। और फिर फार्मूला सेकंड हमने देखा कि जब हमें एसिड का बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराया तो भी वहां पे क्या बना, हमारा सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, चलिए अब यहां पे नोट में भी आपको पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, एक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonate and metal bicarbonate नेट। ठीक है, जब ये एसिड जो हमारा है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक बार मेटल कार्बोनेट के साथ और दूसरा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे इनके फार्मूला भी लिख लेते हैं। फार्मूला, इनके फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला में क्या होगा, हम लोग एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो एसिड जो है, एसिड का रिएक्शन हो रहा है हमारा कार्बोनेट के साथ, फर्स्ट में हो रहा है कार्बोनेट के साथ। ठीक है, और क्या बना सकते हैं ये, तो जब ये एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर बनता है, प्लस में क्या बनता है, वाटर। तो यहां पे हम लोग एसिड ले लेते हैं और कोई एक कार्बोनेट ले लेते हैं जिसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए रिएक्ट कराते हैं। यहां पे हम ले लेते हैं Na2CO3। Na2CO3 का जब रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ कराएंगे, ये कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम लोग करा रहे हैं HCl के साथ, तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना सकता है, आप बताओ। यहां पे बनाएगा 2NaCl, क्या बना देगा, सॉरी, तो क्या बनाएगा ये, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, क्या बनाएगा, तो बनाएगा हमारा 2NaCl और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 और प्लस में H2O। क्या बनेगा हमारा 2NaCl और फिर प्लस में CO2 और फिर में हमारा H2O, ये बनेगा। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया कार्बोनेट का, तो वो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट यहां पे हम लिख लेते हैं, मेटल डाल देना आप लोग, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, जब एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ कराए तो वो क्या बना है हमारा, साल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिख दिया है कि Na2CO3 और प्लस में 2HCl, और जैसे उसके साथ रिएक्ट कराया गया तो ये हमारा क्या बना, NaCl यानी कि सॉल्ट बना और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना और प्लस में वाटर H2O बना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, मतलब नेक्स्ट हमारा क्या फार्मूला बनेगा, मेटल बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या होगा, मेटल बाइकार्बोनेट।
ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला लिख लेते हैं। यहां पे एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना सकता है, तो सेम साल्ट और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर, यही तीन चीजें बनेंगी। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ मतलब यहाँ पे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वही हमारा सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर बनेगा। अगर वो एसिड मेटल बाई कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है तो वही हमारा सॉल्ट और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, हम लोग बाई कार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, यानी कि मेटल बाई कार्बोनेट को हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। मेटल बाई कार्बोनेट को हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक एसिड जो हमारा हो सकता है 2HCl ही ले लेते हैं। ठीक है, HCl ही ले लो। ठीक है, HCl ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी एसिड आपको इच्छा हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। HCl हमने ले लिया। HCl का रिएक्शन हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, तो मेटल बाई कार्बोनेट हमारा क्या हो जाएगा, NaHCO3। इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जब हम लोग HCl का रिएक्शन NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब ये हमारा बनाएगा सॉल्ट, यानी जो साल्ट हमारा बनेगा वो होगा NaCl और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस में हमारा बनेगा H2O। NaCl CO2 और प्लस में H2O। यहां पे भी हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट। NaCl क्या हमारा सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है जिसका यूज हम लोग फूड में करते हैं, यानी कि सब्जी वब्जी बनाते हैं तो उसमें करते हैं। ठीक है, तो NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे भी ये हमारा दो हेडिंग क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पे जो एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट दोनों के साथ हमने रिएक्शन देख लिया। यहाँ पे जैसे ही हमने कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराया तो हमारा क्या बन रहा था, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहां पे हमने एसिड का रिएक्शन जब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कराया तो यहां पे हमारा बना सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है, यहां पे ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे ना, लाइम वाटर से पास कराएंगे। इसको जब हम लोग लाइम वाटर से पास कराएंगे तब क्या होगा, यही देखना है हमें। तो लाइम वाटर से पास करा लेते हैं। टेस्ट ऑफ लाइम वाटर, टेस्ट करने के लिए हम लोग लाइम वाटर से इसको पास आउट कराते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको लाइम वाटर से पास आउट कराएंगे तो पहले हम लोग इसका रिएक्शन ही लिख लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को इससे पास आउट कराएंगे, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर से हम जब पास आउट कराएंगे तो ये दो चीजों में टूटता है। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में और प्लस में H2O, दो चीज में ये टूटता है। जब भी हम लोग लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, यानी कि जो हमारा लाइम वाटर है, लाइम वाटर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, ठीक है, इसमें से पास जब कराते हैं तो उसके बाद से ये पास होने के साथ साथ दो पार्ट्स में टूटते हैं। मतलब ये इससे पास होगा तो रिएक्ट तो जरूर होगा। अब जब ये रिएक्ट होते पास होता है तो ये टू पार्ट्स में टूटते हैं। एक हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा हमारा होता है H2O, यानी कि वाटर। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा और मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैक्सिमम पासिंग कराते हैं लाइम वाटर के पास से। ठीक है, यानी कि और अधिक मात्रा में और ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में इसको हम लोग पास आउट कराते हैं, तब देखेंगे क्या होगा। तो यही जब हम लोग CaCO3 और प्लस में H2O से पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारा फिर क्या होगा, तो ये जब टूटता है तो ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 और प्लस में
इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा H2O, ठीक है। तो ये हमारा होगा रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बना रहा है क्या, H2O, वाटर बना रहा है, ठीक है। अभी फिर देखिए यहां पे हमने क्या किया, लाइम वाटर से पास कराया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल रहा था हमको, जब एसिड का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हो रहा था, या एसिड का रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ करा रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का हमने टेस्ट किया, यानी कि परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए हमने किससे पास आउट करा, लाइम वाटर से। जब इसको हमने लाइम वाटर से पास कराया, तो ये जो हमारा लाइम वाटर है, लाइम वाटर से जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, तो ये ब्रेक हो गया, टूट के किसमें बदल गया, CaCO3 में, और प्लस में हमारा क्या बन गया, H2O। और जैसे ही हमने और मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, तो वहां पे हमारा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2 है, इसके अंदर से हम फिर इसको एक्स्ट्रा अमाउंट देके पास कराए, तो वहां पे हमारा फिर ये ब्रेक हुआ, और फिर हमारा क्या बना, CaHCO3 का होल ट्वाइस और प्लस में H2O, ठीक है। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं क्लियरली समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, तो उससे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे और तब समझेंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो एसिड होता है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो बेस और प्लस एसिड, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनता है सॉल्ट, सॉल्ट और प्लस में वाटर, सॉल्ट और प्लस में वाटर बनता है। यानी कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, न्यूट्रलाइज कब होगा ये, तो जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट बनाता है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और प्लस में हमारा वाटर बनता है। तो ये हमारे दोनों क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और ये किसके रिएक्शन से हो रहे हैं, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से, एसिड और बेस के रिएक्शन से। हम लोग कोई भी एसिड ले सकते हैं और कोई भी बेस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने HCl ले लिया, इसका रिएक्शन NaOH बेस, सॉरी उल्टा हो गया, NaOH यहाँ होगा, NaOH का रिएक्शन हमने कराया बेस एसिड के साथ जो हमारा है HCl। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ पे हमारा बन रहा है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NaCl जो हमारा क्या है, सॉल्ट है, और प्लस में हमारा बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O, जो हमारा NaOH है, ये जैसे ही बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ये तुरंत क्या हो जा रहे हैं, रिएक्शन के बाद तुरंत ये सॉल्ट और फिर वाटर बना दे रहे हैं। तुरंत क्या बना दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमारा एक मिलता है सॉल्ट और दूसरा मिलता है वाटर, और ये दोनों न्यूट्रल रिएक्शन है जो दिखाते हैं, मतलब ये दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं जो ये दिखाते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हर एक चीज प्रॉपर वे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कि अब रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड्स का, ठीक है, यानी कि एसिड का रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है ये देखना है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा एसिड, सॉरी रिएक्शन एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जो हमारा एसिड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। देख लेते हैं ये भी रिएक्शन। यहां पे जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, फार्मूला इसका राइट कर लेते हैं। सबका फार्मूला है, बस ये याद रहेगा ना तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेना है, यहाँ पे हमको रिएक्शन कराना है मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और प्लस में एसिड। जब ये जब जुड़ेंगे मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो हमारा फिर बनेगा वही सॉल्ट और प्लस में वाटर, प्लस में वाटर,
ठीक है। जब ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम चीजें हमारी बनेंगी, साल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में मैंने ले लिया मेटल के जगह पे कॉपर और ऑक्साइड है तो ओ मेटल ऑक्साइड हो गया, वो हमने लिखा। CuO का रिएक्शन जैसे ही हम एसिड के साथ करा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनेगा हमारा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2HCl ले लेते हैं जिससे ये बैलेंस्ड इक्वेशन बने, ठीक है। जैसे 2HCl हमने लिया और जैसे 2HCl का रिएक्शन हमने CuO के साथ कराया तो हमारा बना CuCl2 और प्लस में H2O, CuCl2 और प्लस में H2O। CuCl2 हमारा क्या है, तो CuCl2 हमारा है सॉल्ट और यहाँ पे H2O जो है हमारा वो है वाटर। ये किसके रिएक्शन से हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो है HCl ये क्या हमारा एसिड है और यहाँ पे CuO ये क्या हमारा एक मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पे आप एक पॉइंट देखे होंगे, इस पॉइंट में यहां एक पॉइंट आपको क्या मिला, आप बताओ, गेस करो फटाफट। यहां पे गेस ये आप करोगे कि यहां देखो ऊपर जस्ट देखिए आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमारा सॉल्ट और प्लस में वाटर बन रहा था, सॉल्ट और प्लस में वाटर बन रहा था। तो यहां पे हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, मतलब इसमें सॉल्ट प्लस वाटर यहां भी बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर यहां भी बन रहा है, ये भी हमारा एसिड है और यहां भी हम एसिड ले रहे हैं। तो यहां पे जो हमारा मेटल ऑक्साइड है, यहां जो हमारा ये मेटल ऑक्साइड आप देख रहे हो, ये किसका काम कर रहा है, तो यहां पे ये बेस का काम कर रहा है। यहां पे किसका काम कर रहा है, बेस का। तो यही मेरा पॉइंट है, यही हमारा यहां पे क्या है, पॉइंट है। यहां पे हमने देखा कि यहां पे जैसे सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है वैसे यहां भी सॉल्ट और प्लस में वाटर बन रहा है, और यहां पे हमारा एसिड लिया हमने, एसिड यहां भी है, दोनों जगह एसिड है। बट यहां देख रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है ये किसका काम कर रहा है, तब जब मान लीजिए तीनों सेम है तो कहीं ना कहीं ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड के साथ कोई बेस रिएक्ट कर रहा होता है। तो यहां पे जो मेटल ऑक्साइड है वो किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, तभी जाके ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रहा है। तो आया समझ में, यहां तक जो हमारा पॉइंट था वो क्या पॉइंट था, यहां पे जो मेटल ऑक्साइड है वो किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हमने रिएक्शन देखा एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराया तो हमारा बना सॉल्ट और प्लस में वाटर बना। अब नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करा रहे होंगे, बेस का रिएक्शन करा रहे होंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, बताइए, रिएक्शन बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब ये बेस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। इक्वेशन लिखने से पहले फार्मूला, फार्मूला आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में। फार्मूला अगर याद है तो आप कोई भी इक्वेशन बना लोगे, अगर फार्मूला याद नहीं है तो हर चीजें पता होने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं बन पाएगा, इक्वेशन नहीं बन पाएगा। फार्मूला राइट करेंगे तो उस टाइम हमारा क्या आएगा, पहला नॉन मेटालिक, हम कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और प्लस में वाटर, सॉल्ट और प्लस में वाटर क्या बनाएगा, सॉल्ट और प्लस में वाटर बनाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे सॉल्ट और प्लस वाटर बना रहा है तो यहां पे हम लोग नॉन मेटालिक कोई भी ले सकते हैं, और नॉन मेटालिक ले लेते हैं। नॉन मेटालिक हमने ले लिया CO2, ठीक है, CO2 हमने ले लिया, और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे ले लिए CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस ले लिए हम। और इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट हमारा क्या बन रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या बनेगा हमारा H2O, CaCO3 और प्लस में क्या बनेगा हमारा H2O। तो यहां पे देखिए जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कार्बन हमारा नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गया। और फिर यहाँ पे बेस के साथ हमने रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, ये क्या बना रहा है, सॉल्ट और प्लस में वाटर। सॉल्ट हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमारा है H2O। तो यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया हर एक चीजें। अब यहां पे आप लोग गेस करके बताओ, जैसे यहां पे हमने एक पॉइंट देखा वैसे ही यहां पे भी एक पॉइंट छुपा हुआ है, आप उसको जल्दी से गेस करो और बताओ, ठीक है।
जल्दी से गेस करिए। आपने क्या गेस किया? यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे हमारा सेम दिख रहा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा सॉल्ट बन रहा है और ये हमारा वाटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे बेस है, सॉल्ट है, वाटर है, क्या नहीं है? एसिड। तो यहाँ पे क्या नहीं है? एसिड। यानी कि जो ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये किसका काम कर रहा है? एसिड का काम कर रहा है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। इसमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 था जिसमें हम लोग एसिड मिल रहा था, बेस नहीं, तो वो हमारा मेटल ऑक्साइड बेस का काम किया, यानी कि ये हमारा एक बेस है। ठीक है, बेस का काम कर रहा है। और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या कर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसका काम कर रहा है? एसिड का। तो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर ये 2, दो चीजें हमको इसमें मिली। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, उसके पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग वहां लगाएंगे और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एसिड और बेस का वाटर में इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी कि एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन कैसा होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे एसिड और बेस का। जैसे में हमने एसिड ले लिया HCl, रिएक्ट करा दिया किसके साथ? H2O, वाटर में इसको डिसॉल्व किया हमने। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। एक हमारा होता है H3O पॉजिटिव और यहाँ पे Cl माइनस निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें मिलती हैं। जैसे ही HCl का रिएक्शन होगा H2O के साथ तो दो चीज़ें, कौन कौन सी दो चीज़ें मिलेंगी? एक हमारा मिलेगा H3O पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा मिलेगा Cl माइनस में। ठीक है, तो ये वाटर सोल्यूशन में हमको दो कंडीशन में दिखाई देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यह हमारा एक बीकर है, ठीक है, या कोई भी पतीला वतीला कुछ भी है, और इसमें हमने वाटर रखा है, ये हमारा वाटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं और इस वाटर के पार्टिकल्स में जब हम एसिड को मिक्स करेंगे, इसमें एसिड को जब हम मिक्स करेंगे तो ये एसिड जब इसमें मिक्स होगा ना, तो ये हमको जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हमको दो कंडीशन में दिखाई देंगे। यानी कि ये जो हमारे हैं ये मिक्स जब एक दूसरे में हो जाएंगे, वाटर में जब एसिड हमारा मिक्स हो जाएगा तो ये दो चीज़ों में दिखाई देंगे, टू पार्टिकल्स में, मतलब दो पार्ट में बढ़ जाएंगे और दो भाग जो इनका होगा, दो पार्ट जो होगा, एक हमारा दिखाई देगा H3O पॉजिटिव के रूप में, दूसरा दिखाई देगा Cl नेगेटिव के रूप में। एक होगा H3O पॉजिटिव और दूसरा होगा Cl नेगेटिव। ये दो कंडीशन में हमको दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे H3O पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करता है एसिड को। अगर हम किसी सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि H3O पॉजिटिव है, यानी कि ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एसिड मौजूद है। अब एसिड मौजूद है, आपको पहले बताया गया होगा कि ऐसे भी होता है कि यहाँ पे H+ आयन होता है। हमको पता है कि H+ आयन जब रिलीज होता है, जहाँ H+ आयन होता है रिलीज, वहाँ पे हम कहते हैं ये एसिड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हमारा H+ है ना, ये हमारा अलोन में नहीं मिलता है, यानी कि अकेला नहीं मिलता है हमको। यानी कि किसी भी वाटर सॉल्यूशन में हमारा हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता है, अलोन ये अकेला नहीं रहता है, ये हमारा H2O के साथ जुड़ के और ये बना चुका होता है H3O पॉजिटिव बना चुका होता है। किसके साथ रिएक्ट करके? तो हाइड्रोजन H2O के साथ, हाइड्रेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और बना देता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। और ये हमारा वाटर सॉल्यूशन में दिखाई देता है हाइड्रोनियम आयन के रूप में, हाइड्रोनियम आयन के रूप में दिखाई देता है। तो फिर से अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम लोग HCl का रिएक्शन H2O के साथ करा रहे हैं तो उसमें जो हमारा वाटर सॉल्यूशन में एसिड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट, मतलब क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एसिड है, तो अगर उसमें H3O पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो वहां पे हमारा हाइड्रोनियम आयन है, और हाइड्रोनियम आयन जहां होता है वो डायरेक्ट किसको इंडिकेट करता है? तो वो एसिड को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है। तो हमने अगर HCl का रिएक्शन H2O के साथ कराया तो इसका वाटर सॉल्यूशन कैसा होगा? वाटर सॉल्यूशन में हमको H3O पॉजिटिव दिखाई देगा और Cl नेगेटिव दिखाई देगा, और H3O पॉजिटिव ये हमारा क्या है? एसिड है। तो ये सारी चीजें हैं इसका वाटर सॉल्यूशन, एसिड का ये वाटर सॉल्यूशन रहा। तो यहां तक आपको हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा बेस के साथ रिएक्ट करके क्या होता है।
इसका भी रिएक्शन हम नीचे यहाँ राइट कर लेंगे। ये कैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये असल में तो टूटता कैसे है, ये ब्रेक होता है तो ऐसे दिखाई देता है H+ और यहाँ पे H2O होता है, बट जैसे ये रिएक्ट करता है तो ये हमारा बना देता है H3O पॉजिटिव। ये अलोन अकेला कभी नहीं मिलेगा, ये अलोन नहीं मिलेगा हमको, ये हमेशा H3O पॉजिटिव के ही रूप में मिलेगा, यानी कि हमको फेस करना पड़ेगा H3O पॉजिटिव को। ये नहीं कि हमको डायरेक्ट हम सोच रहे हैं कि H+ मिल जाए, नहीं, H+ नहीं मिलेगा, हमेशा हमें हाइड्रोनियम आयन ही मिलेगा वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस के साथ। ठीक है, तो बेस के साथ क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया NaOH, ये हमारा क्या है, एक एसिड बेस है। बेस के साथ हमने जब NaOH को मतलब कि बेस के प्रेजेंस में हमने AH को देखा तो वहां पे हमने देखा कि NaOH जो है, ये जो हमारा बेस है, ये बेस वाटर के प्रेजेंस में हमको 2 पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। ये वाटर के प्रेजेंस में जो बेस है ये कितने पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारा Na+ और दूसरा है OH-। यहाँ पे Na+ जो है और यहाँ पे OH- है। ये जो हमारा बेस होता है ना, बेस, ये बेस वाटर के प्रेजेंस में, ये बेस वाटर के प्रेजेंस में हमेशा OH- आयन देता है, हमेशा ये OH- आयन देता है, हमेशा क्या देता है, OH- आयन, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं और हाइड्राइड आयन भी कहते हैं। हाइड्राइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन भी इसको कहते हैं, जो किसकी मौजूदगी में ऐसा होता है, यानी कि अगर H2O मौजूद है तो वहां पे जो बेस होता है वो क्या देता है हमें, तो Na+ और OH- आयन देता है, ये हमारा रिलीज होता है। ठीक है, तो हम देख के OH को ही देख के, OH- आयन को ही देख के हम लोग बताते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बेस है। इस वाटर में मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में जो हमारा NaOH जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है वो हमारा क्या है, NaOH जो OH- आयन दे रहा है, ये हमारा एक बेस है, ये हमारा क्या है, एक बेस है। तो जहां भी आपको H+ आयन या H3O पॉजिटिव दिखाई दे तो ये हमारा सिंबल है, यानी कि ये किसको डायरेक्ट इंडिकेट करेगा, तो एसिड को इंडिकेट करता है। अगर ऐसा हो रहा है कि जहां OH- आयन रिलीज हो रहा है वहां पे क्या हमारा बेस है, वहां हमारा है बेस, यानी कि कहीं ऐसा है कि वहां पे OH- आयन रिलीज हो रहा है तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसमें बेस का मिक्सचर होगा, और वहां पे जब बेस का मिक्सचर होगा तभी तो वहां पे OH- आयन रिलीज हो रहा है। अगर कहीं ऐसा है कि किसी एसिड में मतलब कि कोई ऐसा वाटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड मिक्स है, तो अगर एसिड मिक्स है तो 2 चीजें हमको दिखाई देंगी, दो, ये तो नहीं दिखाई देता है वाटर सॉल्यूशन में H+, लेकिन वहां पे H3O पॉजिटिव जरूर दिखाई देता है, और जो किसका सिंबल है वो दिखाता है कि वहां पे एसिड मौजूद है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अब जस्ट हम लोग इससे 1-2 और एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद से आगे और इसको क्लियर करने के लिए, जैसे ये तो क्लियर हो गया बहुत जल्दी, लेकिन ये जल्दी क्लियर नहीं होता है बच्चों को। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे KOH के साथ, ये भी क्या हमारा एक बेस सॉल्यूशन है। ठीक है, बेस के साथ जैसे ही ये भी हमारा क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही हम देखते हैं कि जो ये KOH है वाटर के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में टूट जा रहा है। फर्स्ट पार्ट हमारा K+ है, दूसरा OH-। यहाँ पे भी देख रहे हैं OH- आयन दे रहा है ये। फिर हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल टॉइस, ये भी आपने देखा, जैसे ही CaOH का होल टॉइस ये हमने देखा, ये तुरंत क्या कर रहा है, Ca+ और प्लस में 2OH रिलीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 2OH क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये भी हमारा 2H- आयन है, जो क्या कर रहा है, ये OH रिलीज कर रहा है किसके प्रेजेंस में, तो वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां तक आपको हर एक चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि जब ये बेस वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उसके बाद से ये ब्रेक होता है तो कितने पार्ट्स में टूटता है, एक हमारा होता है Na+ और दूसरा होता है OH-। OH- आयन ही हमारा सिंबल है किसका, बेस का, जो डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बेस सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें थी, कैसी थी। ठीक है, अब हम लोग जस्ट देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग हमारा है एल्कली। नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाला है, एल्कली। एल्कलीज में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा आसान है। एल्कलीज में हम देखते हैं कि एल्कली में जो एल्कली होता है वो बेस हो सकता है, यानी कि इसमें जो सभी जो एसिड होते हैं, जो आल बेसेस होते हैं, आल बेसेस हम देखते हैं कि मतलब कि सभी बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है,
ऑल बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वही डिसॉल्व होते हैं, यानी कि उसमें कुछ ही ऐसे होते हैं, कुछ जो बेस होते हैं, यानी कि सम बेस ही वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और हम यहां पे देख रहे हैं कि एल्कलीज में क्या हो रहा है कि ऑल बेसेस जो हो रहे हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहां पे सम बेसेस यानी कि कुछ ऐसे बेस हैं जो क्या हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और वो जो सम बेसेस हैं, यानी कि वो जो कुछ बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग एल्कली कहते हैं, उन्हीं को हम लोग एल्कली कहते हैं। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा उसे हम एल्कली कहते हैं, और जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसका कोई नाम निशान नहीं है। जाओ, यहाँ पे जो भी कुछ भी बेस होते हैं अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जा रहे हैं तो हमारा एल्कलीज है, अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो एल्कली नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सम बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि ये राइट है कि सम बेस, कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होता है, और जो सम बेसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम लोग एल्कली कहते हैं। और पूरा अगर ऐसे देखा जाए कि पूरा बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो नहीं, ऐसा नहीं है, सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्कली में कौन कौन से हैं। तो एक हमारा है NaOH, ये हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। KOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये भी हमारा क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अभी ये जो हैं ये हमारे एल्कलीज हैं। ठीक है, ये एल्कली होते हैं और ये हमारे वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और कहा जाता है कि जो एल्कली होते हैं, एल्कली बेस हो सकता है, यानी कि एल्कली बेस हो सकता है, बट अगर बेस को देखें तो मतलब कि टोटल एल्कली जो होता है, टोटल एल्कली हमारा बेस हो सकता है, बट टोटल बेस एल्कली हो सकता है नहीं, टोटल बेस हमारा एल्कली नहीं हो सकता है, बट टोटल एल्कली हमारा बेस हो सकता है। तो यहाँ पे NaOH क्या है, हमारा एल्कली है और एल्कली के साथ साथ ये बेस है। KOH क्या है, एल्कली है बट एल्कली के साथ साथ ये बेस है। CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्या है, ये एल्कली है, एल्कली के साथ साथ बेस है। NH4OH ये भी क्या है, हमारा एल्कली है, एल्कली के साथ ये बेस है। तो हमारे टोटल एल्कली बेस हो सकते हैं बट टोटल बेस एल्कली नहीं हो सकते। तो यहाँ तक एल्कली भी आपको क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो है इनके स्ट्रेंथ से रिलेटेड, यानी कि एसिड और बेस के क्या स्ट्रेंथ है ये इनसे रिलेटेड है, और वहीं पे आएगा हमारा पीएच स्केल से हम लोग एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं हेडिंग, क्या हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस ये हमारा रहा हेडिंग। ठीक है, अब देखिए इसके स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमको अगर एसिड है, अगर वो एसिड है तो कितना H+ आयन दे रहा है ये पता होना चाहिए। अगर वो बेस है तो कितना OH- आयन दे रहा है ये उस पर डिपेंड होता है, कितना OH- आयन दे रहा है और कितना H+ आयन दे रहा है ये बताता है कि कितना H+ आयन दे रहा है। जितना H+ आयन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर बेस है तो बेस में कितना OH- आयन दे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि जितना OH- आयन देगा, जो सोल्यूशन होगा जितना OH- आयन देगा उसकी स्ट्रेंथ उस पर डिफाइन होगी कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, H+ पे और OH- पे। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। और एक चीज और है कि यहां पे इनके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसका नेम है पीएच स्केल। क्या नाम है, पीएच स्केल। ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इनके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। इनके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग जिस यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीएच। उसका नाम क्या होगा, पीएच। और पीएच का पूरा फुल नेम क्या है, पी मतलब जो होता है इसको हम लोग पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंज। और इनका ये जो है एक जर्मन लैंग्वेज है,
जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज में इसको हम लोग पोटेंस कहते हैं, बट इसका मेन जो अगर इसका अर्थ देखें कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो वो हमारा पावर होता है। पावर, पी मतलब होता है पावर, और यहाँ पे जो एच है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो H मतलब हाइड्रोजन और P मतलब होता है हमारा पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉइंट 0 है, 0 से लेके ये 14 तक होता है। ये पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, और इसके सेंटर पॉइंट जो होता है वो 7 होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। इधर होता है 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। ऐसे कुछ होता है। अब इधर हमारा होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर में होता है न्यूट्रल, सेंटर में हमारा होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। जब न्यूट्रल से, यानी कि ये सेंटर जो है हमारा, ये न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल से जब ये इधर बढ़ता है तो ये एसिड बेसिक होता है। क्या होता है? ये बेसिक होता है। न्यूट्रल से इधर, यानी कि 7 से ऊपर और 14 तक, ये सब हमारे बेसिक हैं, और यहाँ पे 7 से जो कम होते हैं, 7 से जो कम होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं, वो हमारे एसिडिक होते हैं। और 7 से ज़्यादा वो बेसिक, 7 से कम एसिडिक, और 7 पे अगर है तो वो न्यूट्रल, ठीक है। अभी इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो, एसिडिक सॉल्यूशन है तो, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो उसका पीएच जो होगा, पीएच लेस देन 7 होगा। अगर बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन तो उसका पीएच 7 से कम होगा। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वहाँ पे इसका पीएच इज इक्वल टू 7 होगा, यानी कि एकदम 7 पे ही होगा। अगर 7 के बराबर किसी का पीएच है तो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग फार्मूला अगर लिख लें इसके स्ट्रेंथ के बारे में कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो जैसे जैसे इसके अगर एसिडिक है तो इसका पीएच अमाउंट जितना कम होगा, पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। जैसे मान लीजिएगा अगर किसी का पीएच 6 है तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। अगर उसका पीएच 0 है, यानी कि सबसे ज्यादा कम है, यानी कि पीएच वैल्यू इसका जो है बहुत कम है, 0 है, तो ये स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर इधर देखें तो अगर पीएच इसका 8 है तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक एसिड, वीक बेसिक होगा। अगर 14 है तो इसका क्या होगा? ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर 8 है तो स्ट्रॉन्ग वीक बेस, अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और अगर 6 है तो वीक एसिडिक, ठीक है। इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग में हम देख लेते हैं, यानी कि इसको फार्मूला के रूप में भी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइड बाय पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच वैल्यू जब इसका बढ़ेगा तो इसका स्ट्रेंथ घटेगा, जब इसका पीएच वैल्यू बढ़ेगा स्ट्रेंथ घटेगा, और जब पीएच वैल्यू घटेगा तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू जब बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, और जब इसका पीएच वैल्यू घटेगा तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से एक बार, जब इसका पीएच वैल्यू बढ़ेगा स्ट्रेंथ घटेगा, जब पीएच वैल्यू घटेगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय पीएच वैल्यू। अब लिख लेते हैं यहाँ पे बेसिक के लिए। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें
इसमें अगर वैल्यू बढ़ता है, अगर इसमें वैल्यू बढ़ता है तो इसमें पीएच, अगर पीएच वैल्यू बढ़ता है तो इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, पीएच वैल्यू घटेगा स्ट्रेंथ भी घटेगा। अगर पीएच वैल्यू घटेगा तो स्ट्रेंथ भी घटेगा, पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ये दोनों हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आपका होमवर्क यही है कि आप लोग इनके स्ट्रेंथ तो जान लिए, अब आपको इनके स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ पे अगर किसी का पीएच 1 है तो ये वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जो वीक एसिड हैं और कौन बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूं आपको। होमवर्क में क्या है कि आपको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एंड 2 वीक एसिड एंड बेस, ये 2-2 लिखना है सबका। जैसे स्ट्रॉन्ग है तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का और 2 स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर अगर वीक 2 वीक एसिड का और 2 वीक बेस का, ऐसे आपको 4 लिख के लाना है और इसको आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। ये होमवर्क है आपका, ऐसे आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा एग्जाम का और हमारी रिविजन क्लास भी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इस होमवर्क को जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमको देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। और इसके पहले अभी मैंने जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, अगर क्लियरली समझ में आ चुका है तो आप अपने चेहरे की स्माइल को हमारे साथ जरूर साझा करिएगा, हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस चीज़ के लिए आपको कमेंट सेक्शन में स्माइल इमोजी जरूर सेंड करना है। तो फटाफट से आप लोग इस हेडिंग को स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में फटाफट भर भर के स्माइल इमोजी शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। आज अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। फर्स्ट चीज कि हम लोग अपने बॉडी से स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि हमारी बॉडी में जब भी हम लोग कोई फूड ईट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो फूड जब जाता है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जाता है तो वो प्रॉपर वे में जब नहीं पच पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस टाइम क्या करता है ना, जब वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा वो एसिड्स रिलीज करने लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो एसिड रिलीज करेगा। अब जब वो एसिड रिलीज करता है तो उस टाइम क्या होता है हमारे साथ कि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक पेन होना, ठीक है, स्टमक पेन, बहुत ज़्यादा हमारा इरिटेट होना, अदर एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, ठीक है, जलन टाइप में अदर एक्टिविटीज़ होने लगती हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटा एसिड का, ठीक है। उससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटा एसिड का। जो एंटा एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने के बाद से उसको जैसे वो न्यूट्रलाइज होता है तो हमारा जो बॉडी पेन हो रहा होता है, जैसे स्टमक पेन हो रहा होता है, उससे हमको रिलीफ, राहत मिलती है, ठीक है। जैसे एंटा एसिड का यूज करते हैं तो तुरंत जाके जो एसिड रिलीज हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जैसे वो न्यूट्रलाइज होता है उसके बाद से हमारी बॉडी जो होती है वो थोड़ा राहत फील करती है, यानी कि उससे हमको जो स्टमक पेन से हमको रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब देखिए हमारी बॉडी कितने पीएच रेंज में सर्वाइव कर पाती है। तो हमारी बॉडी जो है वो 7.0 टू 7.8 के रेंज में, यही हमारा रेंज है। इसी रेंज में हमारी जो बॉडी होती है, इसी रेंज में चेंज करते हैं पीएच, यानी कि अगर इसी के रेंज में 7 से लेके 7.8 के रेंज में हमारी बॉडी के अंदर का पीएच चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसमें हम लोग इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, हम लोग इसमें इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो गया पीएच रेंज और चाहे इससे कम हो गया तो इसमें क्या होता है ना, उसमें हमारे स्टमक पेन होना, अदर एक्टिविटीज़ होने लगते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इससे बचाव के लिए, जैसे मान लीजिए कि बढ़ जाए तो भी हमारा दिक्कत है, स्टमक पेन होने लगता है, अदर एक्टिविटीज होने लगती है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स का यूज करते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करता है तो हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। तो अभी हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है। तो अगर हमारा पीएच रेंज नहीं होता, जैसे हमको पीएच पता नहीं होता तो हमको कैसे पता करते कि हम कितने के रेंज में क्या मेंटेन रखें। तो अगर हमारा पीएच 7 से लेके 7.8 तक रहा, एक रेंज दिया गया है, इस रेंज में अगर हमारा चेंज हो रहा है पीएच तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाहर गया या इससे कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इससे बाहर जब भी जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, स्टमक पेन होना, घबराहट होना, बॉडी में सेंसेशन होना, अदर एक्टिविटीज होने लगती है, ठीक है।
तो चलिए ये रहा हमारी बॉडी से रिलेटेड। अब दूसरा चीज देखते हैं कि आपको समझाया गया है कि जब बारिश आती है, जैसे आपको बता रहा हूं कि जब बारिश हो रही है तो बारिश होती है तो कई बार उसका पीएच होता है हमारा 5.6 के आसपास होता है। जैसे जब बारिश होता है तो उसका पीएच हमारा 5.6 के आसपास होता है, बट 5.6 से जैसे ही वो कम होने लगता है, 5.6 से जब कम होता है ना तो उस टाइम वो रैन का नाम बदल जाता है और उसको हम लोग कहते हैं एसिड रैन। उसको क्या कहते हैं? एसिड रैन कहते हैं। और जब वो एसिड रैन नदियों में जाता है, रिवर्स में जाता है, तो रिवर्स में जब जाता है ना तो वो क्या करता है, उसकी वजह से बहुत सारी फिशेस डिस्टर्ब हो जाती हैं और डेड कर जाती हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होता है, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। फिर नेक्स्ट दिया है कि पीएच ऑफ सॉयल। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है इसमें पीएच ऑफ सॉयल होता है, और पीएच ऑफ सॉयल में क्या होता है कि जो हमारे सॉइल्स होते हैं अगर उनका पीएच न्यूट्रल मतलब कि सामान्य है तो ठीक है, सामान्य एक जनरली जो पीएच होना चाहिए अगर वो है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो जो फार्मर्स होते हैं जैसे ही इनके पीएच बदलते हैं, जैसे सामान्य है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो भी क्रॉप्स हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छा फसल लगेगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर पीएच सामान्य से जनरली जो हमारा पीएच होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जा रहा है या उससे लेस यानी कि कम हो जा रहा है तो हमारे लिए दिक्कत होगा, ठीक है। अगर मोर या लेस हो रहा है तो वहां पे हमारा मतलब कि जो मीडियम है, मीडियम से ज़्यादा हो जाए या मीडियम से कम हो जाए तो वहां पे क्या होता है ना कि जो फार्मर्स होते हैं उसको लेवल में लाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज यूज़ करते हैं और उसके बाद से उनको क्या करते हैं, लेवल में लाते हैं। और लेवल में जब आ जाता है तो फिर से उसके बाद से हम लोग कोई भी क्रॉप्स उस पर ईजिली सर्वाइव करा पाते हैं, ठीक है। फिर देन लास्ट हमारा जो होता है कि टूथ से रिलेटेड, टूथ डिके एंड पीएच। जो हमारा टूथ डिके होता है एंड इसका जो पीएच होता है इससे रिलेटेड क्या है, तो हमारा जो दांत होता है ना, जैसे मुंह के अंदर जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फूड ईट कर रहे हैं, चबाते हैं तो कई बार ऐसा होता है दांत में फंस जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का जो शुगर पार्टिकल्स होता है या जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में जब फंस जाते हैं तो वहाँ पे सड़न स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे डिके होने लगता है, सड़ने लगता है, ठीक है। और जब वो सड़ने लगता है तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, तो जो हम लोग वो जो एसिड रिलीज करता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं जैसे शुगर पार्टिकल्स हो गया या फूड पार्टिकल्स हो गए, ये जब हमारे दांतों में फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करने लगते हैं। जब ये एसिड रिलीज करते हैं तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, जिससे हमारे दांत में सड़न वड़न ना हो, वो डिके ना हो, यानी कि उसमें कैविटीज अदर एक्टिविटीज ना हो। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जो टूथपेस्ट जो होता है इसका जब यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है ना, बेस होता है, ये जो टूथपेस्ट होता है हमारा ये बेस होता है, और बेस जब जैसे जाके एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे ये न्यूट्रलाइज होता है हमारे अंदर जो भी ये दांतों का सड़न वड़न जो भी होता है, ये डिके होने का चांसेस जो होता है ये खत्म हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि अब वो क्या हुआ, एसिड रिलीज भी करेगा तो हमारा बेस है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें रही। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको हर एक चीजें क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये इंपॉर्टेंस ऑफ इन आवर डेली लाइफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, यानी कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और क्या महत्व है इसका, तो अगर ये आपको क्लियर हो चुका है तो आप एक बार फिर से स्माइल इमोजी जरूर कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक करेंगे और बैक करने के बाद से फिर जब वीडियो को देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होता है वो होता है हमारा कास्टिक सोडा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होता है कास्टिक सोडा। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो हमारा कास्टिक सोडा। वो हमारा क्या हेडिंग होने वाला है, कास्टिक सोडा। अब हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। किसका फार्मूला, तो कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका क्या प्रोसेस है, फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं NaCl
2NaCl ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हम जब लोग 2H2O के साथ कराते हैं तो यहाँ पे जब ये हम लिए हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, ब्राइन। ठीक है, वाइन नहीं, ब्राइन। ठीक है, ये हमारा ब्राइन होता है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो ब्राइन है, ये जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तब ये ब्रेक होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होता है जब ये टूटता है तब ये हमारा 3 चीज़ देता है। एक हमारा होता है जो 2NaOH होता है, 2NaOH होता है, और प्लस में Cl2 और प्लस में H2 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ब्राइन है, ब्राइन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उसके बाद से ये क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है तो ये 3 पार्ट्स में बच जाता है। एक हमारा क्या है, NaOH, और दूसरा हमारा क्या है, Cl2 और प्लस में H2। ये हमारे 2 नहीं 3 पार्ट्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये रहा हमारा कास्टिक सोडा का प्रोसेस। ये कैसे हमारा NaOH मिलता है। ठीक है, NaOH कैसे हमारा मिलेगा कि जब हम NaCl का रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, और रिएक्शन कराने के बाद से जो हमारा ब्राइन बनेगा, या ऐसे कह लें कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम जो हमारा बनेगा, सोडियम क्लोराइड जो बनेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसके बाद से ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद से हमको मिलेगा NaOH और प्लस में Cl2 और हमारा मिलेगा H2। ठीक है, तो यहां पे हमारा इस प्रोसेस की वजह से हमारा क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, और इस प्रोसेस का नाम हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली। इस प्रोसेस का क्या नाम है, क्लोर एल्कली। ठीक है, अब क्लोर एल्कली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे बिकॉज इसलिए क्योंकि यहां जो हमारा है, ये हमारा NaOH क्या है, हमारा ये एल्कली है, NaOH ये हमारा एक बेस है, और बेस में ये हमारा वाटर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जब जो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है वो क्या होता है, हमारा एल्कली होता है। तो ये हमारा NaOH वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, तो ये हमारा एल्कली हो गया। और क्लोर यानी कि क्लोरीन, तो हमारा क्लोरीन भी इसमें मौजूद है। तो हमारा क्या मिल रहा है, एक हमारा मिल रहा है एल्कली मिल रहा है, और एक हमारा क्लोर मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा कास्टिक सोडा क्या होता है और ये कैसे मिलता है, किस प्रोसेस से मिलता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, क्लोर एल्कली है। और इसका प्रोसेस ये था कि हमने जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया था, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराया उसके बाद से वो डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होने के बाद से हमको मिला NaOH, Cl2 प्लस में H2 मिला। तो कोई दिक्कत यहां तक ये क्लियर है। उसके बाद से इसके यूजेस देखें तो इसका यूज हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट में, यानी कि सोप और डिटर्जेंट बनाने में इनका यूज करते हैं। फिर उसके बाद से इनका ऑयल रिफाइनिंग में इनका यूज होता है, और उसके साथ साथ इनका हम लोग यूज करते हैं टेक्सटाइल फैब्रिक्स में भी इनका यूज होता है। फिर उसके बाद से इनका यूज पेपर मेकिंग में भी होता है एटसेट्रा, और भी इनके कुछ यूजेस हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद से जस्ट नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है, यहां तक क्लियर हो गया आपको ये कास्टिक सोडा क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो हम लोग इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2,
CaOCl2, इसका फार्मूला क्या होता है CaOCl2। और इसका हम लोग कैसे, मतलब ये कैसे मिलता है, क्या किया जाता है तो मिलता है, तो इसका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं। जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का रिएक्शन होता है, Cl2 का रिएक्शन हमारा कराया जाता है CaOH के होल ट्वाइस के साथ। यानी कि हमारा जो ड्राई स्लग्ड लाइम है, इसको हम लोग ड्राई स्लग्ड लाइम भी कह सकते हैं, ड्राई स्लग्ड लाइम। जब हम इसका रिएक्शन, क्लोरीन का रिएक्शन जब ड्राई स्लग्ड लाइम के साथ कराते हैं, उसके बाद से जब इससे रिएक्ट करता है, उसके बाद से ये फॉर्म, यानी कि इसको ये फॉर्म करता है किसके रूप में, तो CaOCl2 के रूप में। और प्लस में ये यहाँ पे बना रहा होता है H2O, प्लस में क्या बना रहा होता है, H2O बना रहा होता है। तो फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे ये बनता है हमारा, यानी कि हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो हम अगर ड्राई स्लग्ड लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ अगर कराते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह रहे हैं, और हमारा मिलेगा वाटर। तो कोई दिक्कत, यहां तक ये क्लियरली समझ में आ गया। अब इसके यूज जान लेते हैं, इनके यूज क्या क्या हैं। तो इन फर्स्ट तो इसका यूज ये है कि इसको हम लोग लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। और दूसरा जो है कि हम लोग इसको पेपर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग ब्लीचिंग क्लोथेस में भी इनका यूज करते हैं, एटसेट्रा, और भी इनके यूजेस हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि हम लोग बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने इसके यूजेस भी जान ली। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाला है, वो है हमारा बेकिंग सोडा। क्या होगा, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो हमारा है, केमिकल फार्मूला देख लेते हैं कि NaHCO3 है। केमिकल फार्मूला NaHCO3 है। और केमिकल नेम इसका क्या है, तो केमिकल नेम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, NaHCO3। अगर नेम देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जान लेते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या है, फॉर्मेशन प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला तो इसमें ये होता है ना कि हम लोग वाइट क्रिस्टल जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, उसके लिए हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। Na2CO3 का ये एक्वस सॉल्यूशन है। और एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग CO2 को पास कराते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में, जब सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, तब जाके ये क्या होता है, तब ये जाके रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद से जब ये मैन्युफैक्चर होता है, जब ये नया प्रोडक्ट जब बना रहा होता है, तो उस टाइम हमको मिलता है NaHCO3। क्या बनता है, NaHCO3 बनता है, और प्लस में H2O बनता है, हमारा बनता है H2O। तो यहाँ पे ये हमारा बन रहा है NaHCO3 और प्लस में बन रहा है H2O। तो ये किस कंडीशन में बन रहा है, जब हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग जब क्या करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, उसके बाद से वो क्या होता है, रिएक्ट करने के बाद से डिफाइन होता है। तो क्या बनाता है हमारा NaHCO3 और प्लस में हमारा H2O बनता है, प्लस में H2O बनता है। अब देखिए यहां पे जो ये बन रहा है, ये कैसा दिखता है, तो ये हमारा वाइट क्रिस्टल, ये वाइट क्रिस्टल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ये हमको कैसा दिखाई देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट व्हाइट क्रिस्टल के रूप में, यानी कि व्हाइट क्रिस्टल होंगे इसके, मतलब व्हाइट करके क्रिस्टल होंगे जो हमको दिखाई देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के, ठीक है। तो यहां तक आपको हो गया क्लियर। अब हम देख लेते हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है।
यूज क्या क्या है इनका हैं। पहला तो है कि इनका यूज हम लोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि जो बेकिंग सोडा है इसका यूज करते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में। और फिर उसके बाद से फायरिंग एक्सटिंग्विशर्स में भी इनका यूज होता है। साथ साथ इनका ये एक एंटीसेप्टिक है। और फिर उसके बाद से कह लें कि ये एक रीएजेंट, लेबोरेटरी में इनका एक रीएजेंट, मतलब इनको लेबोरेटरी में एक रीएजेंट के रूप में रिप्रेजेंट भी किया जाता है, रखा जाता है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने बेकिंग सोडा के बारे में एक्सप्लेनेशन देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वो हमारा क्या होगा? वॉशिंग सोडा। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। वॉशिंग सोडा में क्या होता है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं कपड़े धोने में। वॉशिंग सोडा, आप जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसका यूज ये है कि जैसे वॉशिंग यानी कि वॉश करना, धोना, तो ये जो है ना ये धोवन सोडा ही है, यानी कि धोने का सोडा है। और इसका यूज हम लोग डिटर्जेंट, सोप्स, अदर एक्टिविटीज में, या किसी जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है और केमिकल नेम क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नेम क्या है? केमिकल नेम वो क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 और डॉट 10H2O, ठीक है, Na2CO3 10H2O, ये है इसका केमिकल फार्मूला। अब इसका फॉर्मेशन क्या है? तो इस वॉशिंग सोडा, जैसे ये वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, तो इसका इसका फॉर्मेशन हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका फार्मूला भी लिख लिया, इसके नेम भी लिख लिया। अब हमको क्या देखना है? इसके फॉर्मेशन। अब हमको देखना है फॉर्मेशन प्रोसेस। चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें क्या होता है ना, ये जो फॉर्मेशन बनेगा, फॉर्मेशन प्रोसेस जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, ये होता है ना, ये सॉल्वे प्रोसेस से गुजरता है। और सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है ना, कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स में यानी कि 3 से 4 स्टेप ये जाएगा, उसके बाद से ये जाके फाइनल रिजल्ट इसका मिलता है। फर्स्ट में तो ये होता है कि हम लोग फर्स्ट रिएक्शन हम जो होता है वो कराते हैं NH मतलब अमोनियम के साथ, अमोनिया के साथ कराएंगे, फिर NaCl के साथ, तब जाके कहीं हमको जो रॉ मटेरियल्स मिलेंगे उनके साथ रिएक्शन कराने के बाद से लास्ट में हमें जो मटेरियल मिलेगा वही हमारा होगा वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहां पे हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, NH3 प्लस में H2O, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि अमोनिया के साथ जब H2O होता है, H2O इसके साथ रिएक्ट करके एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे पास कराते हैं, इससे रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद से हमारा जो बनता है वो हमारा होता है NH4, ठीक, NH4HCO3, NH4HCO3, यानी कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहा हूँ, अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और यही अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaCl के साथ किसका रिएक्शन? अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन कराते हैं तब जाके ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर उसके बाद से बनाता है NH4Cl, जो हमारा नौसादर होता है। ये NH4Cl क्या होता है? हमारा नौसादर होता है। और यहाँ पे हमारा बन रहा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से देखिए, अब जैसे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये हीट करने के बाद से ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो ये 2 पार्ट्स में टूटेगा। एक हमारा होगा Na2CO3, ठीक है, यहाँ पे डबल करके ले लेते हैं, ठीक है, Na2CO3, और प्लस में हमारा बनाएगा H2O, प्लस में क्या बनाएगा? H2O। अब ये जो H2O है, जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे 10H2O के साथ, Na2CO3 का रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम 10H2O के साथ कराते हैं, तब जाके लास्ट में हमारा मिलता है जो है
2CO3 और 10H2O, ठीक है। तब जाके लास्ट में ये हमारा मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, अमोनिया। अमोनिया जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब जाके ये बनाता है NH4HCO3 बनाता है। तब जाके क्या बनाता है, NH4CO3, ठीक है। तो ये हमारा बनता है अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनिया हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अमोनिया बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब ये अमोनिया बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब हम NaCl के साथ कराए तब जाके वो फिर क्या बनाया, तब जाके बनाया वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ हमारा बन रहा है नौसादर। साथ साथ क्या बन रहा है, नौसादर बन रहा है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रो बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए तब वो फिर से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद से बनाया सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ क्या बना रहा है, वाटर। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर बना रहा है। फिर यहां जैसे ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं 10H2O के साथ, तब जाके हमारा लास्ट में मिलता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लास्ट में जाके मिलता है। तो ये हमारे कितने स्टेप हुए, 4 स्टेप हुए। तो अभी मैंने बोला है आपको कि जब हम इसको बनाते हैं तो उस टाइम जो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसको बनाने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए हमको रिएक्शन कराना पड़ता है अमोनिया के साथ, या हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। फिर भी जो रॉ मटेरियल्स आएंगे उनके साथ रिएक्ट होगा, प्रोसेस होगा, उनका हीट करेंगे, अदर एक्टिविटीज होगी, तब जाके लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, Na2CO3 एंड 10H2O। तब जाके वो हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिल गया। अब हम देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो पहला यूज है इनका कि हम लोग इनका यूज करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। जो ये वॉशिंग सोडा है, इनका यूज होता है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा है कि हम लोग इनसे कपड़े धोने के, मतलब कि क्लोथ्स क्लीनिंग के लिए इनका यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए इनका यूज करते हैं। तीसरा कि ये जो होते हैं ना, ये हार्ड वाटर को, मतलब कि हार्ड वाटर को हटाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, यानी कि हार्ड वाटर को फॉर्म करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। रिमूव करने के लिए इनका यूज होता है, हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए इनका यूज हम लोग करते हैं। ये सारी चीजें हो गई क्लियर, आपको वॉशिंग सोडा तक क्लियर हो गया कि क्या चीजें थी। अब हम लोग का लास्ट हेडिंग जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको समझने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इनका केमिकल फार्मूला है CaSO4.12H2O, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है, और ये हमारा क्या है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे पाएंगे, इसका क्या प्रोसेस है। तो इसका फॉर्मेशन प्रोसेस हमें देखना है। लास्ट फॉर्मेशन प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्मेशन प्रोसेस में हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना जिप्सम लेते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और .2H2O, ये होता है 2H2O। जब हम इसको हीट करते हैं, ये हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट होने के बाद से ये 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता है। जब ये 120 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं तो ये हीट होने के बाद से ये टूटता है CaSO4 में, CaSO4 ½ H2O, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बन जाता है प्लस में ½ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूटता है किसमें,
CaSO4 और हाफ H2O में क्यों कौन किसको हीट किया जाता है तो टूटता है? ये जब हम इसको हीट करते हैं जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके ये टूटता है और बनाता है हमारा क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये, ठीक है। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो इनके यूज हम लोग करते हैं। इसका यूज है कि हम लोग इस जैसे मान लीजिए कि कोई गिर जाता है छत से, उसकी बोन्स ब्रेक हो जाते हैं हाथों के पैर के, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उस पे प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर जो व्हाइट कलर की पुट्टी जैसी लगाई जाती है, तो वो प्लास्टर जो होता है ना, तो प्लास्टर में इसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से कोई भी टॉयज है, टॉयज को डेकोरेट करने के मतलब टॉयज बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा तीसरा चीज ये कि हम लोग इसका यूज हम लोग जैसे मान लीजिए कि कहीं नहीं होता है स्मूथिंग के लिए, कोई चीज ऐसा है वो खड़बड़ा टाइप में है तो उसको स्मूथ करने के लिए भी इनका यूज करते हैं हम लोग, और एटसेट्रा अदर एक्टिविटीज में भी इनका यूज होता है। तो ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा हो गया आज द एंड, और आज का हमारा रिवीजन क्लास भी हो गया खत्म। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि टाइम टू टाइम वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा कि वो भी इस फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास को एक बार रिवाइज कर सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।